हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी कि हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन पर हम लोगों ने पहली क्लास ले चुके थे। आज हम दूसरी क्लास लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है एक, जो कि हम लोगों ने कल किया था। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा क्या गया है, 12/6/2025 को ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ये हम लोगों ने कल कर लिया था। इसके बाद का हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध, यानी कि नील की खेती जो होती है, उस नील की खेती पर अधिकार जो था, यानी कि नील की खेती करने का जो काम था वो नील के जो अंग्रेज मालिक होते थे वही करते थे। इसलिए नील बगान मालिक जो होते थे उनके विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था जिसे कहा जाता है 12/7 का विद्रोह। 12/7 का विद्रोह जो है वो एक सक्रिय असहयोग आंदोलन के रूप में किया गया था। और ये जो विद्रोह हुआ था ये नील विद्रोह हुआ है 1820 में। और 1820 में होने वाले इस विद्रोह का नेतृत्व किया था टीटू मीर ने। और इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है टीटू मीर, जो कि इस तरह 12/7 के विद्रोह का इसने नेतृत्व किया था। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इस समय जो ये विद्रोह हुआ है नील बगान का, यानी कि नील विद्रोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अंग्रेजों के द्वारा कपड़ों को रंगने के लिए भारतीयों को जबरदस्ती, यानी भारतीय किसानों को जबरदस्ती अपने उपजाऊ वाली भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और इस नील विद्रोह पर कई लोगों ने बुकें भी लिखी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है दीन बंधु मित्र की नील दर्पण। और यदि आपको मैं बताऊं कि गांधी जी जब भारत आए थे तो गांधी जी ने भारत आके 1917 में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसका नाम था चंपारण। और चंपारण में वहां का एक किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ल है, वो उनसे मिले थे। और मिलने के बाद जो चंपारण जो है वहां गए और वहां पर भी नील की खेती होती थी, जिसको कहा जाता था तीन काठिया पद्धति। तीन काठिया पद्धति का मतलब है कि अपने उपजाऊ भूमि के 3 कट्टे पर नील की खेती की जाती थी। और इस तरह नील की खेती करने की वजह से किसानों की भूमि जो है वो बंजर हो जाती थी। और बंजर हो जाने के बाद किसान वहां पर अनाज नहीं उगा पाते थे। इस तरह 1820 में, यानी कि नील की खेती बहुत पहले, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण हुआ, औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। और जब ब्रिटेन में बड़े बड़े इंडस्ट्रियां खड़ी हुई तो उन कपड़ों को बनाने के लिए, रंगने के लिए कलर की आवश्यकता पड़ी। और इसके लिए भारत को, इसके लिए नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने दबाव बनाया किसानों पर। और इस तरह नील बगान मालिकों के विरुद्ध 12/7 के विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध एक आंदोलन हुआ जो 1820 से लेकर 1830 तक चला। इसे कहा जाता है, या इसे कहा गया है, टीटू मीर के द्वारा चलाया गया विद्रोह। ठीक। तो याद रखिएगा 12/7 का विद्रोह किसने चलाया है, टीटू मीर ने चलाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमहंस सभा की स्थापना किसने की। परमहंस सभा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो परमहंस मंडली है। और परमहंस मंडली की स्थापना जो की है वो दादोबा पांडुरंग ने की है। किसने की है, दादोबा पांडुरंग ने की है। और इस तरह दादोबा पांडुरंग के द्वारा इस मंडली की स्थापना की गई थी। और ये मंडली स्टेब्लिश हुई थी 1849 में। और इस तरह 1849 में इसकी स्थापना की गई। तो 1849 हम देखते हैं कहां पर है, तो 1849 हमें यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि परमहंस सभा की स्थापना दादोबा पांडुरंग के द्वारा 1849 में की गई। ये जो संस्था स्थापित की गई थी, इस संस्था को बॉम्बे में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो याद रखना ये बॉम्बे में स्टेब्लिश हुई है। और इस तरह बॉम्बे में इसका गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर हम उसकी बात करें तो उड़ीसा में खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह जो है उसके संदर्भ में यंग राजा की उपाधि किसको दी गई है। तो खोंड विद्रोह के संबंध में अगर हम देखते हैं तो यंग राजा की उपाधि जो है वो किसको मिली है। तो खोंड विद्रोह जो है वो बेसिकली कहाँ हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो खोंड विद्रोह जो है वो उड़ीसा में हुआ है। तो यानी कि इसी प्रश्न में हमें ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा कि खोंड विद्रोह आखिर कहाँ हो रहा है। तो खोंड विद्रोह जो हो रहा है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो उड़ीसा में हो रहा है। कौन कर रहा है, तो खोंड जाति कर रही है। अब खोंड जाति जो कर रही है वो किसके अंडर में कर रही है, जिसको वो यंग राजा कह रही है,
यंग राजा कह रही है, यानी कि इसमें से कौन हो सकता है वो? तो इसमें से खोंड विद्रोह किया है चक्र बिसोई ने। किसने किया है? चक्र बिसोई ने। और ये विद्रोह जो हुआ है, यानी कि देखिए आप आरआरबी में बहुत सारे विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। चक्र बिसोई ने किया था, जो 1837 से लेके 59 के बीच में किया गया। गोंड जाति में एक प्रथा चलती थी और उस प्रथा को कहते थे नर बलि प्रथा। नर बलि प्रथा यानी मरियार प्रथा। और इस तरह जो है नर बलि प्रथा होती थी, जिसमें कि मनुष्य की बलि चढ़ाई जाती थी। और अंग्रेजों ने खोंड विद्रोह, जो उस समय नरी बल प्रथा पे जो था, उस समय बैन लगा दिया गया। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हॉर्डिंग। और लॉर्ड हॉर्डिंग ने जो है नरबली प्रथा पर रोक लगाई। और जब नरबली प्रथा पर रोक लगाई तो इसके विरुद्ध खोंड जाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और खोंड जाति के लोगों ने विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व यंग राजा यानी कि चक्र बिसोई ने किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ? 20वीं शताब्दी बोल रहा है वो, 20वीं शताब्दी बोल रहा है, यानी कि 1800 से लेकर 1900 के बीच में होने वाला जो विद्रोह है वो 20th सेंचुरी में हुआ होगा। अगर हम चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो चारों ऑप्शनों में हमें जो मुख्य रूप से दिखाई देता है वो है कुकी विद्रोह, नागा विद्रोह, बस्तर विद्रोह और लुसाई विद्रोह। अगर कुकी विद्रोह की बात की जाए तो कुकी विद्रोह हुआ है 1917 में, नागा विद्रोह हुआ है 1950 के आसपास, बस्तर विद्रोह हुआ है 1910 में। अब आता है लुसाई विद्रोह। अगर हम लुसाई विद्रोह की अगर बात करते हैं तो लुसाई विद्रोह जो है वो बेसिकली 19th सेंचुरी में हुआ था। और इस विद्रोह के होने का जो समय है वो है 1871। यानी कि ये विद्रोह 1871 में हुआ। और 1871 में हुआ यानी कि 20वीं विद्रोह नहीं हुआ है। तो यानी कि ये और ये, यानी कि आंसर क्या होगा? लुसाई विद्रोह होगा, जो कि 1871 में किया गया था। अब इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये विद्रोह कहां हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ है मिजोरम में। कहां हुआ है विद्रोह? मिजोरम में। ठीक है, लुसाई विद्रोह मिजोरम में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1892 में एक चीज हुई है कि 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई? अब इलाहाबाद का सेशन हो रहा है और सेशन जो है वो कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस का गठन हुआ है 1885 में। और 1885 से लेकर 1892 तक कांग्रेस जो है वो जिनके द्वारा चलाई गई है वो है उदारवादी आंदोलन। यानी उदारवादियों के द्वारा चलाई जा रही है कांग्रेस। जब तक बंगाल का विभाजन नहीं होगा उदारवादी कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में रखेंगे। और उदारवादी ये चाहते हैं कि अंग्रेज जितना हो सके उन्हें प्रशासन में भागीदारी दे, जिससे कि वो अपनी आवाज अंग्रेजों तक पहुंचा सके। इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं बल्कि अंग्रेजों के साथ मिलकर ही वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। यानी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास कर रहे हैं, अंग्रेजों के नियमों में विश्वास कर रहे हैं। इसलिए वो किस में शामिल होने की बात कर रहे हैं? सिविल सेवा परीक्षाओं की बात नहीं कर रहे, क्योंकि भारत में सिविल सेवा होनी चाहिए, इसकी वो बात कर रहे हैं। प्रांतीय विधान परिषदों की वो अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वायसराय की परिषदों की भी अभी संख्या अंग्रेजों के द्वारा भरी जा रही है, क्योंकि 1892 है। और विधान परिषदें यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के चुनावों को लेकर ये बात कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं कि विधान परिषद के जो चुने हुए मेंबर हैं उनमें भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये विधान परिषद की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1892 की बात हो रही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जंगल महल क्षेत्र। जंगल महल क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो जंगल महल क्षेत्र यानी कि चुआर का विद्रोह है, इसे जंगल महल विद्रोह भी कहा जाता है। मुख्य रूप से कौन सा आदिवासी समुदाय इसमें शामिल था? अब चुआर का विद्रोह हो रहा है। चुआर का विद्रोह हो रहा है यानी कि ये एक ऐसा विद्रोह है जो जंगल मंगल विद्रोह के नाम से जाना जाता था।
ये विद्रोह जो है उसमें मुख्य रूप से जुड़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? अगर ये विद्रोह देखा जाए तो ये विद्रोह जो हो रहा है वो हो रहा है 1766 में। यानी 1766 में ये विद्रोह हो रहा है, चुआर का विद्रोह, जो एक लंबे समय तक चलेगा विद्रोह, यानी 1800 के आसपास चलेगा, 1830 के आसपास तक चलेगा ये। 1766 में ये विद्रोह होगा और चुआर विद्रोह जो है वो किया जाएगा भूमजी के द्वारा। और भूमजी जो हैं वो चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता है। और इस तरह ये चुआर विद्रोह जो हो रहा है ये कहां हो रहा है? तो चुआर विद्रोह जो हो रहा है वो बंगाल में हो रहा है। ठीक है, समझ में आए? तो बंगाल में किया जा रहा है ये विद्रोह, और इस तरह बंगाल में किया जाने वाला ये विद्रोह जो है इसे हम चुआर विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, तख्ते बही शिलालेख। तख्ते बही शिलालेख की अगर बात की जाती है तो तख्ते बही जो है वो बेसिकली एक शिलालेख है जो किसके समय का है? पार्थियन शासकों के समय का है। पार्थियन शासक कौन थे? तो ये फर्स्ट एडी में थे। और पार्थियन शासकों के बारे में ये कहा जाता है इनका एक जो शासक था वो था गोंडो फर्निस। और गोंडो फर्निस जो है इसके समय की एक महत्वपूर्ण बात जो हमें दिखाई देती है वो ये कि इनके समय ही सबसे पहले भारत में ईसाई धर्म आया था। और ईसाई धर्म के जो पादी थे वो सेंट थॉमस आए थे। और सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने फर्स्ट एडी में आए। यानी ईसाई धर्म भारत में फर्स्ट एडी में इंटर करने की कोशिश हो रहा था। लेकिन ईसाई धर्म इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि ईसाई धर्म जब भारत आया तो हमारे पास वैसे ही बहुत सारे धर्म थे, तो हम नए किसी धर्म को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म ये सब प्रभावशाली थे। इसलिए फर्स्ट एडी में गोंडो फर्निस जो है वो शासक है। इसलिए तख्ते बही अभिलेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है और इसका आंसर है गोंडो फर्निस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हो गया 32, 33 पे आते हैं। चलो 32 हो गया ना, पार्थियन शासक का वर्णन है। चलो अब आते हैं हम लोग 33 पे। देखो 33 जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 13/6/2025 को पूछा गया है ब्रिटिश भारत में नगर पालिका का शासन पहली बार कब हुआ? अब देखो ब्रिटिश शासन में नगर पालिका की बात कर रही है। मैंने पिछले कल क्वेश्चनों में तुम्हें बताया था नगर पालिका की स्थापना सबसे पहले 1687 में मद्रास में की गई थी। कहां की गई थी? मद्रास में की गई थी। इसके बाद 1726 में इसकी स्थापना जो है वो मुंबई और बंगाल में की गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस समय सबसे पहले 1687 में यानी कि कहां पर हुई? मद्रास में हुई। और इस तरह नगर पालिका का गठन जो किया गया था वो सबसे पहले मद्रास में किया गया। कहां किया गया? मद्रास में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन जो है नगर पालिका का, ठीक है, याद रखना 1687 में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरभुक्ति क्या है? तिरभुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो तिरभुक्ति जो है वो बेसिकली क्या है? तो तिरभुक्ति की अगर बात की जाए तो तिरभुक्ति जो है वो बेसिकली तिरहुत की बात कर रहा है। गुप्त अभिलेख में इसकी किसकी बात हो रही है? त्रिहुत की, तिरहुत की बात हो रही है। और तिरहुत यानी कि ये कहां का इलाका हो सकता है? यानी तिरभुक्ति वर्तमान में ये पूछ रहा है क्वेश्चन की कहां हो सकता है तिरभुक्ति? तो तिरभुक्ति की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली बिहार में होगा। बिहार में मिथिला वाला इलाका जो है, विधे वाला इलाका जो है वो तिरहुत के इलाके के नाम से जाना जाता है। यानी कि मिथिला का इलाका है ये। ठीक, और इस तरह तिरहुत जो है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में सत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया? तो लॉर्ड लिटन के समय आया। और इस तरह भारतीयों को आसानी से हथियार उपलब्ध ना कराने के लिए ये लाया गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लाया गया तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई
कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नियम जो हैं वो खतरनाक बना दिए गए और खतरनाक बना दिए गए और इस तरह इसका विरोध करने के लिए समय-समय पर कांग्रेस ने विरोध किया और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए जो है अ, बॉम्बे में अपना एक सेशन आयोजित किया और जो उनका पहला अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में उन्होंने कहा कि जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको समाप्त किया जाए। तो इसका आंसर 1885 बॉम्बे इसका आंसर। भारत में प्रिवी पर्स पीवी पर्स की स्थापना की गई थी भारत की आजादी के बाद। आधिकारिक तौर पे कब समाप्त किया गया है? पीवी पर्स स्थापित किया गया 1947 में, क्योंकि भारत आजाद हुआ और भारत आजाद होते समय बहुत सारी रियासतें थी और इन रियासतों को मिलाना था किसमें? इन रियासतों को मिलाना था भारत में। अब भारत में इन रियासतों को मिलाने के लिए इन रियासतों के वजूद को बनाए रखना था। इसलिए वजूद बनाते हुए इस इन रियासतों को जो है वो पेंशन और इनकी संपत्ति के अधिकार जो हैं वो इन तक रखे गए और इस संपत्ति के अधिकार को किसी भी प्रकार से कोई नहीं छेड़ा जाएगा। इसलिए भारत में पीवी पर्स को आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कब समाप्त कर दिया गया? पीवी पर्स को इंदिरा गांधी जी के समय हटा दिया गया और इस तरह सरकारी संपत्तियों को जब्त किया गया और इस तरह 1971 में सरकारी संपत्तियां जब्त कर ली गई और इस तरह पीवी पर्स का आधिकारिक तौर पर अंत कब हो गया? 1971 में कर दिया गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश शासक ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए यानी कि क्रांतिकारी विचारधाराओं को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। किसके द्वारा लाया गया? तो 1917 में ये सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया और सिडनी रॉलेट के द्वारा जो है अ, इसको लाया गया था और सिडनी रॉलेट के द्वारा जब इसको लाया गया था तो इसको ये प्रावधान के तहत लाया गया कि इसे किसी पर भी बिना किसी आधार पर यानी शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था, यानी कि इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता था। यानी किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। अब हम बात करते हैं कि 1919 में ये क्या है जो कि हमें 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत देखने को मिलता है। सबसे पहले सिडनी रॉलेट की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। क्या वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगा? देखते हैं आगे क्या हो सकता है। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, हाँ बिना मुकदमे की गिरफ्तारी होगी, बिना अपील, बिना दलील, बिना है। प्रेस, हाँ प्रेस को बंद कर दिया जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ गलत मत छापना। और बिना वारंट के ही राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, हाँ भैया बिना वारंट के ही होगी, कोई शक का आधार पे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध यानी कि इसको कभी भी लागू नहीं किया गया है, यानी अभिव्यक्ति को स्टार्टिंग में लागू नहीं किया गया, बाद में किया जाएगा इसको भी। मनुष्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध रॉलेट एक्ट नहीं लगा रहा है, ठीक है? बोलने पर प्रतिबंध नहीं है। हाँ, बिना मुकदमे की गिरफ्तारी है, प्रेस पर सेंसरशिप है, प्रेस पर लगाया गया है, ना कि लोगों के बोलने पर। और बिना वारंट के, इसलिए 1919 के रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग कांड में लोग 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और इस तरह उनके लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी होने का जो कारण था, इसकी वजह से लोगों ने वहां पर जो है अ, अहिंसा पूर्वक जुलूस निकाला, लेकिन जनरल डायर ने गोली चलाकर जो है वहां पर कई निहत्तों को मार दिया। किस रियासत में 1881 में प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी? देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 1881 में प्रतिनिधि सभा की स्थापना कहां की गई थी? तो बहुत ही क्वेश्चन है। मैसूर ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई है। तो मैसूर राज्य में सबसे पहले प्रतिनिधि सभा बनाई गई थी वहां के शासकों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र केस में किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है भैया? जतिन दादा तो होंगे नहीं क्योंकि जतिन दादा की मृत्यु हो जाएगी। कब होगी? जब
उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाएगा। भगत सिंह पर भी लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाएगा, भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। खुदीराम बोस ये भी 1908 में ही जो है वो किंग्स फोर्ट पर बम फेंकेंगे, जिसमें कैनेडी महिला मारी जाएंगी, और बाद में 18 वर्ष के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी होंगे खुदीराम बोस, जिसे जो है अंग्रेजों के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाएगा। और इनके साथ खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल चाकी होंगे, जो अंग्रेजों के पकड़े जाने के डर से खुद को गोली मार लेंगे, और खुदीराम बोस को अंग्रेज पकड़कर इन्हें मृत्यु दंड देंगे। अरविंद घोष, अरविंद घोष का संबंध अलीपुर बम कांड से है, और अलीपुर बम कांड में इनके साथ जुड़े हुए हैं वारिंद कुमार घोष। कौन जुड़े हुए हैं? वारिंद कुमार घोष। दूसरी बात, अरविंद घोष जो हैं, इनको अलीपुर कांड के तहत जो है गिरफ्तार किया गया, लेकिन इन्होंने अपना वकील जो थे वो चित्तरंजन दास जो थे वो इनके वकील बने, और चित्तरंजन दास ने अरविंदो घोष को अलीपुर बम कांड से बाहर निकाल दिया। अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया और वो पौंडीचेरी चले गए, और पौंडीचेरी के ओरेविल में जाकर उन्होंने अपना एक आश्रम स्थापित कर लिया, और इस तरह उन्होंने अपना बाकी जीवन जो है सन्यासी के रूप में जुबा। तो इस तरह 1908 में अलीपुर बम कांड से कौन जुड़े हुए हैं? अरविंदो घोष जुड़े हुए हैं। काजी सिंह और भीमा नायक, भीमा नायक और काजी सिंह की बात हो रही है। भील लीडरों की बात है, ये भील लीडर हैं, इनका नेतृत्व भील विद्रोह से हुआ है। और ये भील विद्रोह कब हुआ? तो सबको पता है भील विद्रोह जो है वो 1818 में हुआ है। घमासान विद्रोह हुआ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर हुआ है भील विद्रोह। और इस भील विद्रोह के कारण जो है सरकार को कई बार भीलों के सामने झुकना भी पड़ा है। ठीक, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभी के मैत्रक कौन थे? तो वल्लभी के मैत्रक यानी गुजरात में है वल्लभी, और वल्लभी के मैत्रक शासक जो होते थे उन्होंने जो है वहां पर वल्लभी यूनिवर्सिटी भी स्टेब्लिश की थी। जैनियों का भी गढ़ था ये वल्लभी। और वल्लभी के मैत्रक जो है वो कोई और नहीं बल्कि गुप्तों के ही अधीनस्थ शासक माने जाते हैं, और गुप्तों के अधीन ये सामंत हुआ करते थे जिन्होंने वल्लभी में वापस अपनी सत्ता स्टेब्लिश कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ? तो भैया 1853 के चार्टर एक्ट को देखते हैं। 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी 1853 में? अगर हम 1853 की बात करते हैं तो विधान परिषदों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी, यानी 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी, और इसके पहले 4 थी। अब ऑप्शन में 6 से बढ़ा के 12 की गई है ना, 12 तो होगा नहीं, 6 से बढ़ाई गई है, लेकिन पहले कितनी थी? 4। और अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन हमें क्या दिख गया? 4। और इस तरह विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 4 कर दी गई थी, है ना? विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी पूछ रहा है, बढ़ाई नहीं, थी कितनी? तो 4 थी इसके पहले। तख्ते बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया तख्ते बही यानी गोंडो फर्निस का है यह अभिलेख, जिसमें हमें जानकारी मिलती है कहां की? गंधार की, क्योंकि ये एक पार्थियन वंश है जो कि गंधार में स्टेब्लिश था, और वहीं पर ईसाई धर्म पहली बार आया था, जिसकी जानकारी हमें मिल रही है इसमें। ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याहिया बिन अहमद सर हिंदी ने दावा किया है कि संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। याहिया बिन अहमद सरिंदी की बुक है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। और तारीख ए मुबारक शाही एकमात्र बुक है जो किस वंश का इतिहास बताती है? सैयद वंश का इतिहास बताती है। और इस तरह पैगंबर के वंशज माने गए हैं सैयद वंश, जो कि उनकी पुत्री फातिमा से जोड़े गए। किससे जोड़े गए हैं? उनकी पुत्री फातिमा से जोड़े गए, इसलिए इनका संबंध इससे बताया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? सैयद वंश होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? लैंड रेवेन्यू। हम लैंड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो लैंड रेवेन्यू किससे वसूला जाएगा? तो लैंड रेवेन्यू धार्मिक संस्थाओं से नहीं, व्यक्तियों से नहीं, भूस्वामियों से नहीं, ग्राम प्रधान से। हाँ, क्योंकि ये गांव से वसूला जाता था, और गांव में पूरा गांव मिलकर महालवाड़ी व्यवस्था के तहत जो है टैक्स देता था। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाई गई।
किसके द्वारा लाई गई? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और इस तरह इसमें महलवाड़ी में गांव को ही प्रमुख माना जाता था। परमानेंट सेटलमेंट भी यानी स्थायी बंदोबस्त भी है और रैयतवाड़ी व्यवस्था भी है। तो स्थायी व्यवस्था में यानी परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को और रैयतवाड़ी में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और महलवाड़ी में माना गया है किसको? गांव को। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राम प्रधान होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में धम्म का मतलब क्या है? धम्म का मतलब है अशोक के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। मार्ग का मतलब है अशोक के द्वारा बताए गए नैतिक नियमों का पालन करना। नैतिक नियमों का क्या है? अच्छा आचरण करना। अच्छा आचरण करके ही मनुष्य जो है वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। तो इसमें हमें मुख्य रूप से बौद्ध सिद्धांत नहीं है, शाही फरमान उसने दिए ही नहीं, बुद्ध का नारा उसमें है नहीं, यानी कि नैतिक कानून है। क्योंकि धर्म का मतलब है जनता को अच्छे आचरण सिखाना, चोरी ना करना, माता पिता की सेवा करना, फिजूल खर्ची ना करना, ये सब। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अगर हम अशोक के बाद देखें तो अशोक के बाद गद्दी पर बैठा है उसका पुत्र दशरथ। चंद्रगुप्त तो ये तो दादाजी थे, बिंदुसार पापा जी थे, संपत्ति बहुत बाद में आएगा। तो आंसर क्या होगा? दशरथ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर को बताती है कि अवधि के रूप में दर्ज की गई है? तो ये चरण जो है जिसमें मृत्यु दर में तीव्र गिरावट हुई और उच्च प्रजनन दर के अवधि के रूप में भी दर्ज की गई है, यह है 1951 से लेकर 1981 का चरण। इसमें तेज गिरावट भी आई है और प्रजनन दर में वृद्धि भी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? भैया पहला उपदेश कहां दिया? तो हमें सबको पता है पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। अब उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया है। और सारनाथ की अगर हम बात करते हैं तो सारनाथ जो है वो बेसिकली एक स्तूप है और ये सारनाथ का उससे जो है वो धमेक या धमेत स्तूप है। इसे ही हम सारनाथ के स्तूप के रूप में जानते हैं। और धमेत स्तूप जो है वो ही सारनाथ के स्तूप में जहां पर उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इस तरह धर्म चक्र प्रवर्तन पहला उपदेश है और ये कहां से मिलेगा हमें? धमेक स्तूप से मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के? भैया संबलपुर के सुरेंद्र साईं। तो 1857 की क्रांति में भैया कौन थे संबलपुर के? तो संबलपुर के हैं सुरेंद्र साईं, जिन्होंने कि इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी उड़ीसा के। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस तरह से और क्वेश्चन जिसको आगे आए हैं वो हम लोग करेंगे और लगातार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अच्छे से आप करिए। ऐसे ही ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, जितना हो सकता है उतना पहले आप करते हुए चलिए। बाकी उड़ान एकेडमी हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।